तो कैसे हैं सब लोग। आज एग्जाम स्पेसिफिक एमसीक्यूज में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वाज डिवाइडेड इनटू थ्री phases. The first phase which spanned from 1885 to 1905, the second phase from 1905 to 1919, and the third phase which is also known as the Gandhian era which spanned from 1919 to 1947. ये तीन फेजेस में हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो डिवाइडेड है। आज की क्लास में हम पहले दो फेजेस के बारे में जो है वो बात करेंगे और अगली क्लास के अंदर द थर्ड फेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड द गांधीयन एरा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है इसे हम मॉडरेट नेशनलिज्म भी जो है वो कहते हैं और सेकेंड फेज को एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म भी जो है वो कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों फेजेस के बीच में हमें कुछ मेजर डिफरेंसेस जो हैं वो देखने को मिलते थे। सबसे पहले बात करते हैं उन्हीं डिफरेंसेस के बारे में। तो फर्स्ट फेज के अंदर हमें मॉडरेट लीडर्स लाइक दादा भाई नौरोजी एंड गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग देखने को मिलते थे और सेकेंड फेज के अंदर एक्सट्रीमिस्ट एंड रिवोल्यूशनरीज लाइक बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय, वीर सावरकर एक्सेट्रा ऐसे लोग देखने को मिलते थे। अब यहां पर मॉडरेट लीडर्स से हमारा क्या मतलब है? दे इंसिस्टेड ऑन ग्रेजुअल रिफॉर्म्स विद इन द ब्रिटिश रूल। यहां पर हमें पूर्ण स्वराज की जो है वो बात होती हुई दिखाई नहीं देती है। ब्रिटिश रूल के अंदर ही जो है वो चाहते थे कि उनको रिफॉर्म्स मिले और एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो है हमें देखने को नहीं मिलता है हमारे मॉडरेट लीडर्स और ब्रिटिश सरकार के बीच में। जबकि यहां पर हमें कंप्लीट स्वराज यानी सेल्फ रूल का जो है वो कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है सेकेंड फेज के अंदर। और मेथड्स क्या यूज किए थे फर्स्ट फेज के अंदर? दैट वाज पेटिशंस लिखना एंड ब्रिटिश से ही जो है वो रिफॉर्म्स की जो है वो डिमांड करना। जबकि सेकेंड फेज के अंदर हमें मास मूवमेंट्स देखने को मिले, बॉयकॉट्स देखने को मिले और रेवोल्यूशनरी वायलेंस भी हमें सेकेंड फेज के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। इसके बाद अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात करें तो फर्स्ट फेज के अंदर हमें लिमिटेड टू एजुकेटेड एलिट्स मतलब एजुकेटेड लोगों के बीच में ही जो है ये फर्स्ट फेज सिमटा हुआ दिखता है। जबकि सेकेंड फेज से जो है हमारा मास पार्टिसिपेशन बाय कॉमन पीपल जो है हमें देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? इसका एग्जाम्पल लेते हैं एक मॉडर्न डे से कि जैसे कि एक कॉमन आदमी जैसे कि आप या मैं, हमें जो है इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि इंडिया और रशिया का जो है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कैसा है। अगर एक कॉमन आदमी को जो है कॉमन इश्यूज को जो है सॉल्व कर दिया जाए, जैसे कि फ्री बिजली पानी हो गया, रोडों की जो मरम्मत हो गई, अगर वो ही कर दिया जाए तो वो जो है उसी में खुश हो जाता है। यहां पर भी हमें यही देखने को मिला। 1857 के रिवोल्ट के बाद जो है बच्चे बच्चे के दिमाग में ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक हेट्रेड जो है वो फैल गया था। और फर्स्ट फेज के अंदर जैसा कि हमने देखा, यहाँ पर आप पेटिशंस लिख रहे हैं, रिफॉर्म की डिमांड्स जो है वो ब्रिटिश से ही कर रहे हैं और स्वराज एक कंप्लीट सेल्फ रूल का हमें कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप जो है कॉमन लोगों को अपने साथ लेके नहीं चल सकते। इसीलिए यहाँ पर हमें एक मास पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलता है फर्स्ट फेज के दौरान, जो कि हमें सेकेंड फेज से जो है आना शुरू हो गया था। और उसके बाद गांधीयन एरा में तो पूरे इंडिया ने जो है सपोर्ट किया था महात्मा गांधी और अन्य लीडर्स जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू एक्सेट्रा। उनकी बात जो है हम आगे करेंगे। तो इसी वजह से हमें कॉमन लोगों का जो है पार्टिसिपेशन है वो फर्स्ट फेज में कम दिखाई पड़ता है एज कंपेयर टू द सेकेंड फेज। उसके बाद व्यू ऑन ब्रिटिश रूल की बात करें तो ऑब्वियसली यहां पर दे एक्सेप्टेड ब्रिटिश रूल बट वांटेड रिफॉर्म्स। बट यहां पर अगर हम देखें तो दे रिजेक्टेड ब्रिटिश रूल, द एक्सट्रीमिस्ट। उसके बाद मेजर मूवमेंट्स यहां पे सबसे पहले हमें देखने को मिला द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द फर्स्ट फेज 1885 के अंदर, जिसके बारे में कुछ देर में जो है हम बात करेंगे। यहां पर हमें काफी सारे मूवमेंट्स देखने को मिले लाइक द स्वदेशी मूवमेंट, द बॉयकॉट मूवमेंट, द होम रूल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है यहां से हमें स्टार्ट होती हुई दिखाई देती हैं। सबके बारे में जो है थोड़ा डिटेल के अंदर कुछ देर के अंदर हम बात करेंगे। उसके बाद ब्रिटिश का क्या रिस्पॉन्स रहा इन दोनों फेजेस के ऊपर। सबसे पहले फर्स्ट फेज में दे इग्नोर द डिमांड्स बट गेव सम माइनर कंसेशंस। अब जैसे कोई देश अगर हम पे रूल करने के लिए आया है और अगर आप उनको पिटीशन लिख रहे हैं, उनसे ही रिफॉर्म की डिमांड्स कर रहे हैं, तो आपको जो है हल्के में ही लेंगे। इसी वजह से यहाँ पर डिमांड्स को जो है वो इग्नोर किया गया, बस कुछ माइनर कंसेशंस जो है वो दे दी गई।
जब तक आप ईंट का जवाब जो है पत्थर से नहीं देंगे, तब तक जो है सामने वाली पार्टी आप पे जो है वो ऑपरेशन करती ही रहेगी। यही हमें देखने को मिला सेकेंड फेज के दौरान, जब हमें रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज देखने को मिली, तब हमें रिप्रेशंस देखने को मिले, अरेस्ट देखने को मिले, और द इनफेमस द जलियांवाला बाग मैसाकर भी हमें देखने को मिला 1919 के अंदर। इसके बारे में कुछ देर के अंदर हम बात करेंगे। एक इंट्रोडक्शन जो है मैं ऑलरेडी दे चुका हूं पिछली क्लास के अंदर इसके बारे में। फिलहाल यहां आगे बढ़ते हैं। आउटकम क्या निकला फर्स्ट फेज का? दैट वाज लिमिटेड रिफॉर्म्स एंड डिससैटिस्फैक्शन अमंग द इंडियन पीपल। बट सेकेंड फेज के बाद हमें क्या देखने को मिला? द शिफ्ट टूवर्ड्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस, दैट इज स्वराज की तरफ हमें शिफ्ट देखने को मिला। गांधीयन एरा में भी सिर्फ स्वराज की ही बातें की गई थी, और मास रेजिस्टेंस का जो है हमें यहां से देखने को मिलता है शुरुआत। तो ये जो है कुछ की डिफरेंसेस थे इन दोनों फेजेस के बारे में। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं कुछ मेजर इवेंट्स की जो हमें देखने को मिले फर्स्ट और सेकेंड फेजेस के अंदर। सबसे पहले फर्स्ट फेज की बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि इसको मॉडरेट नेशनलिज्म भी जो है वो कहा जाता है। दिस फेज इज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ मॉडरेट नेशनलिस्ट्स हु सॉट ग्रेजुअल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स रादर देन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। सबसे पहला मेजर इवेंट हमें इस फेज के दौरान देखने को मिलता है द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, founded by A.O. Hume, a retired British civil servant, to act as a platform for dialogue between Indians and the British government. A.O. Hume ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना इसलिए करी थी कि ब्रिटिश और इंडियन लोगों के बीच में संवाद करने के लिए, डायलॉग एक्सचेंज के लिए जो है एक मीडियम जो है वो होना चाहिए, और वो मीडियम बना उस समय पर इंडियन नेशनल कांग्रेस। द फर्स्ट सेशन वॉज हेल्ड इन बॉम्बे, presided over by W.C. Banerjee, attended by 72 delegates including Dadabhai Naoroji, Behruddin Tyabji, Firoz Shah Mehta and Gopal Krishna Gokhale। उस समय के इंडियन नेशनल कांग्रेस से कुछ मेजर लीडर्स थे, इंक्लूडिंग 68 अदर डेलीगेट्स। इन्होंने जो है फर्स्ट सेशन जो मुंबई के अंदर हुआ था उसको अटेंड किया था। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआती दौर के अंदर, तो वो था to promote political unity among the Indians, to express grievances to the British in a moderate way, and to demand constitutional reforms। यही कुछ हमें देखने को मिला इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से शुरुआती दौर के अंदर। इसके बाद आगे क्या हुआ? लीडर्स एंड द मेथड्स ऑफ द मॉडरेट्स की अगर बात करें, सबसे पहले हमें दादा भाई नौरोजी देखने को मिलते हैं, जो जिनके बारे में हम ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इकोनॉमिक पॉलिसीज के दौरान जो है वो बात कर चुके हैं। He was the first MP in British Parliament and proposed the drain of wealth theory। इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले एक और मॉडरेट लीडर जो है हमें देखने को मिलते हैं। He believed in reforms through British cooperation। ये चाहते थे कि ब्रिटिश भी हमारे साथ कोऑपरेट करें रिफॉर्म्स लाने के लिए। इसके बाद सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हमें देखने को मिलते हैं। He was a social reformer and politician at that time। इसके बाद अगर मेथड्स की बात करें, क्या तरीके इन्होंने अपनाए थे उस समय पर फर्स्ट फेज के दौरान, दैट वाज पेटिशंस, रिजोल्यूशंस एंड परसुएशन। बिलीव्ड इन वर्किंग विद द ब्रिटिश फॉर रिफॉर्म्स। ये चाहते थे कि ब्रिटिश भी जो है इनके साथ मिलकर काम करें, जैसे कि जस्ट हमने बात की अभी। इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिला, जैसे कि दादा भाई नौरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जिसको हाईलाइट किया गया उनकी किताब के अंदर। उसके बाद दे ऑल्सो डिमांडेड इंडियनाइजेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंडियंस की भर्ती भी जो है ये लोग चाहते थे। इसके बाद आगे हमें देखने को मिला द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, जिसके बारे में हम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज में जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके बाद जो है पहली बार इंडियंस को जो है वो नॉमिनेट किया गया था लेजिस्लेचर के अंदर। अलाउड इंडियंस टू बी नॉमिनेटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बट विद लिमिटेड पावर्स। दो इंडियंस वर नॉमिनेटेड, दे हैड नो रियल पावर ओवर गवर्नेंस। गवर्नेंस के ऊपर जो है इंडियंस का कोई पावर था नहीं, बस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो है एक तरह से उनकी एंट्री को ब्रिटिश ने जो है वो हाँ कर दिया था उस समय पर 1892 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट के बाद। इसके बाद यूनिवर्सिटीज एक्ट हमें 1904 में देखने को मिलता है। इसके बारे में भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इट इंक्रीज्ड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर एजुकेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद एक मेन मुद्दा यहां पे हमें देखने को मिलता है, दैट वाज द स्वदेशी मूवमेंट। इसके अर्ली साइंस हमें फर्स्ट फेज के अंदर देखने को मिले। हालांकि आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल हमें स्वदेशी मूवमेंट का जो है फुल ब्लोन एक फेज देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम सेकेंड फेज के दौरान बात करेंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल
and the Swadeshi and boycott movements. Economic exploitation by the British caused poverty in India, and calls for Swadeshi, that is use of Indian goods, and boycott of British goods started emerging. Poverty की वजह से यहाँ पे British goods को जो है लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया और इंडियन गुड्स को एक बार फिर से अपनाना जो है यहाँ पर हमें शुरू होता हुआ दिखाई देता है. इसके बाद 1905 के बाद जब स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ तो एक मास रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला ब्रिटिश गुड्स के खिलाफ और इंडियन गुड्स को जो है अपनाना वहां से शुरू हो गया था. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. एक मेजर इवेंट हमें देखने को मिलता है फर्स्ट फेज के दौरान, एक वायलेंट इवेंट, दैट वाज द प्लेग एंड चापेकर्स ब्रदर्स असैसिनेशन इन 1897. ब्यूबोनिक प्लेग जो है उस समय पर फैल गया था पुणे और महाराष्ट्र के रीजन्स में, और WC रैंड नाम के जो है ब्रिटिश ऑफिसर को काम संभाला गया था प्लेग को रोकने का उस समय पर. हालांकि इन्होंने जो है बहुत हार्श मेजर्स जो है वो अपनाए थे प्लेग को रोकने के लिए, जैसे कि बिना पूछे घरों में घुस जाना, प्लेग विक्टिम्स के साथ जो है बदतमीजी करना, विमेन के साथ बदतमीजी करना. इस वजह से जो है द चापेकर ब्रदर्स, दैट इज क्रांतिवीर दामोदर हरि चापेकर एंड बालकृष्ण हरि चापेकर, इन्होंने जो है असैसिनेट किया WC रैंड को उस समय पर. British soldiers and officers forcibly entered Indian homes to inspect for plague victims, and people suspected of having the plague were forcefully removed from their homes. जैसा कि just बात की हमने. They also mistreated women and imposed beatings and arrests when anyone tried to resist. इन सब की वजह से जो है इन दोनों भाइयों ने ये फैसला किया कि अब WC रैंड के जो है वो असैसिनेशन का जो है वो टाइम आ गया है. Damodar and Balkrishna Chapekar, nationalist revolutionaries, assassinated WC Rand, the plague commissioner of India at that time. This was an early sign of violent resistance against the British rule. ये violence जो है हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है during the second phase and the Gandhian era also. इसके बाद अगर हम weaknesses and criticism की बात करें of the moderates, यानी कि first phase के अंदर, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है दे रिलाइड टू मच ऑन द ब्रिटिश फॉर रिफॉर्म्स. जैसा कि हमने पहले बात करी कि वो देश आपके ऊपर जो है वो हुकूमत करने के लिए आप उन्हीं से जो है हेल्प की उम्मीद रख रहे हैं. तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, जब तक ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाएगा तब तक जो है सामने वाला सुधरता नहीं है. इसके बाद दे डिड नॉट इन्वॉल्व मासेस इन द स्ट्रगल. मासेस इन्वॉल्व तभी होंगी जब आप पूर्ण स्वराज की बात करेंगे, जो उस समय कॉमन पीपल के बीच में एक मेजर मुद्दा था. आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 इतना ज्यादा हेट्रेड फैल चुका था हर एक इंसान के मन में ब्रिटिश रूल के खिलाफ, और आप स्वराज की ही बात नहीं कर रहे हैं, आप जो है ब्रिटिश के साथ मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं, तो मासेस जो है आपके साथ इन्वॉल्व होने के चांसेस वहीं पर कम हो जाते हैं. इसके बाद लैक ऑफ इमीडिएट रिजल्ट्स led to frustration among Indians, paving the way for the rise of extremist leaders. 1907 के अंदर हमें द सूरत स्प्लिट भी इसी वजह से देखने को मिलता है बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस. इसके बारे में जस्ट कुछ देर के अंदर हम सेकेंड फेज के दौरान बात करेंगे अबाउट द सूरत स्प्लिट ऑफ 1907. इसके बाद बढ़ते हैं हमारे सेकेंड फेज की तरफ, विच इज ऑल्सो नोन एज द एक्सट्रीमिस्ट फेज and the mass movements phase, which spanned from 1905 to 1919. just after the Jallianwala Bagh incident हमें जो है गांधीयन एरा की जो है वो शुरुआत दिखाई देती है, क्योंकि गांधी जी ने 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो लॉन्च कर दिया था. दिस पीरियड सॉ रैडिकल नेशनलिज्म. रैडिकल नेशनलिज्म का मतलब एक्सट्रीम नेशनलिज्म, मतलब वायलेंट नेशनलिज्म इसको हम कह सकते हैं. प्रोटेस्ट एंड मास इन्वॉल्वमेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया. सबसे पहला जो इवेंट हमें देखने को मिलता है दैट इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905. इससे पहले भी जो है हम बात कर चुके हैं अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल. एक इंट्रोडक्शन में लास्ट क्लास में भी दिया था कि ब्रिटिश ने जो है ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल नाम से जो है बंगाल को डिवाइड कर दिया था दो पार्ट्स के अंदर. ईस्ट बंगाल हमें मुस्लिम मेजॉरिटी दिखता था और वेस्ट बंगाल हमें हिंदू मेजॉरिटी दिखता था. ब्रिटिश ने जो है ये रीजन दिया था कि हम जो है इसीलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा एरिया है और इतने सारे लोग वहां पे रह रहे हैं, तो हमें जो है गवर्न करने में जो है वो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. बट असली वजह जो थी वो कुछ और थी, वो क्योंकि इनके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंतर्गत आती थी कि ये चाहते थे कि कम्युनल हेट्रेड जो है हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में बढ़े, इसीलिए इनका डिवीजन जो है वो किया गया. Announced by Lord Curzon on 16th of October 1905.
The British claimed this was for administrative convenience, but it was widely seen as a divide and rule policy to create Hindu and Muslim divisions, जैसा कि जस्ट बात की हमने इस बारे में. इसके बाद इसका रिजल्ट क्या हुआ? पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद हमें क्या देखने को मिला? दैट वर द स्वदेशी एंड द बॉयकॉट मूवमेंट्स, reactions and movements against the partition. First, we had Swadeshi movement in 1905. Indians boycotted British goods and promoted Indian-made products. Bonfires of British clothes and goods were held. Charkha, that is a spinning wheel, was promoted by leaders like Rabindranath Tagore, and it also led to the rise of Indian industries. यहाँ से जो है हमें ब्रिटिश गुड्स का जो है वो डिक्लाइन देखने को मिलता है कि हर एक इंसान के मन में जो है ब्रिटिश को लेके वैसा ही हेट्रेड था. उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद हमें देखने को मिला यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट, जहाँ पे इंडियन टेक्सटाइल्स और गुड्स का एक बार फिर से राइज हुआ. और उसके बाद हमें एक बॉयकॉट मूवमेंट देखने को मिलता है विच वाज लेड बाय लाल बाल एंड पाल, दैट इज बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल. They urged Indians to stop using British goods and services and adapt to the Indian goods and services. तो ये जो है हमें देखने को मिला एक resistance against the partition of Bengal in the form of Swadeshi movement and the boycott movements. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. हमें दिखता है the rise of extremists and the split of Surat in 1907. Discontent with moderates led to a split in the INC at the Surat session in 1907. आइडियोलॉजीज में इतना ज्यादा जमीन आसमान का फर्क हमें देखने को मिलता है बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट्स. इसी वजह से हमें 1907 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस में इन दोनों की जो है वो डिवीजन देखने को मिलती है, द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट. लीडर्स ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट की अगर बात करें हम, सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं बाल गंगाधर तिलक. ही प्रमोटेड नेशनलिज्म थ्रू गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल्स. इसके बाद बिपिन चंद्र पाल हमें देखने को मिलते हैं. ही एडवोकेटेड एग्रेसिव नेशनलिज्म एंड लाला लाजपत राय, इन्होंने जो पंजाब में यूथ के लिए बहुत ज्यादा जो है वो काम किया था. वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ यूथ इन पंजाब. इसके बाद स्लोगन ऑफ तिलक की बात करें तो उनका स्लोगन था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. स्वराज जो है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसको मैं हासिल करके रहूंगा, ये जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था. इसके बाद हम रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज की तरफ बढ़े तो सेकंड फेज के अंदर हमें शुरुआती दौर दिखाई देता है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज है, क्योंकि यहां पर हमें अनुशीलन समिति बंगाल के अंदर और अभिनव भारत महाराष्ट्र के अंदर सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म होती हुई दिखती हैं. सीक्रेट सोसाइटीज वर फॉर्म टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल थ्रू आर्म्ड रिबेलियंस. अनुशीलन समिति बंगाल वाली जो है उसको लीड कर रहे थे बरिंद्र घोष और औरोबिंदो घोष, और अभिनव भारत महाराष्ट्र के अंदर विनायक दामोदर दास सावरकर ने जो है इसकी फाउंडेशन रखी थी. वीर सावरकर के बारे में जो है गांधीयन एरा के बारे में थोड़ा और हम डिटेल में जो है वो बात करेंगे. इसके बाद फिलहाल यहां बढ़ते हैं. फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग हमें देखने को मिलती है 1906 के अंदर. फाउंडेड इन ढाका टू रिप्रेजेंट मुस्लिम इंटरेस्ट. इट इनिशियली वर्कड विद द कांग्रेस बट लेटर डिमांडेड अ सेपरेट मुस्लिम नेशन. इनके बारे में भी जो है हम डिटेल के अंदर जब पार्टीशन की तरफ बढ़ेंगे गांधीयन एरा में तब बात करेंगे कि मुस्लिम लीग का जो है पार्टीशन में क्या रोल रहा था. फिलहाल यहां पे आगे बढ़ते हैं. 1909 के अंदर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट देखने को मिलता है विच वाज आल्सो नोन एज द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909. हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज वाली क्लास के अंदर. इट वाज आल्सो नोन एज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. 1909 के अंदर ये एक्ट आया था और इसके अंतर्गत वी हैड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, increased Indian participation in legislative councils, but real power remained with the British. It was aimed at dividing Hindus and Muslims through separate voting rights. Hindus और Muslims को जो है अलग अलग electorates देने के पीछे जो है ब्रिटिश का सिर्फ एक ही मकसद था, डिवाइड एंड रूल. तो यही हमें देखने को मिला फ्रॉम द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909. इसके बाद 1911 में जो है बंगाल का पार्टीशन जो है वो रद्द कर दिया था. एनलमेंट ऑफ
द पार्टीशन ऑफ बंगाल हमें देखने को मिलता है। ड्यू टू इंटेंस प्रोटेस्ट एंड द स्वदेशी मूवमेंट द ब्रिटिश रीयूनाइटेड बंगाल। ये जो है एक मेजर जीत मानी जाती है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, कि स्वदेशी मूवमेंट की वजह से ब्रिटिश ने जो है अपना कोई डिसीजन जो है वो वापस लिया था और बंगाल का पार्टीशन जो है 1911 के अंदर रोक दिया था। However, they shifted the capital from Calcutta to Delhi to appease the Muslims, और ये भी जो है उनका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंतर्गत एक बहुत सोची समझी चाल थी। इसके बाद आगे हमें क्या देखने को मिला सेकेंड फेज के अंदर, दैट वाज द गदर मूवमेंट ऑफ 1913 टू 1915। यूएसए और कनाडा के अंदर अंदर जो इंडियन इमिग्रेंट्स रह रहे थे वहां पे जो है उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, दैट वाज नोन एज द गदर मूवमेंट, a revolutionary movement started by Indian immigrants in USA and Canada. लीडर्स की बात करें तो हमें लाला हरदयाल, सोहन सिंह और करतार सिंह सरभा देखने को मिलते हैं। Planned an armed revolt in Punjab in 1915, but the British intelligence found them and foiled the Ghadar movement. इसके बाद हमें अरेस्ट एंड एग्जीक्यूशंस भी देखने को मिलते हैं मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ द गदर मूवमेंट की। तो ये जो है मूवमेंट 2 साल के अंदर ही जो है सप्रेस कर दिया गया था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के द्वारा। इसके बाद हमें एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी और बहुत ही मेन पर्सनालिटी की एंट्री इंडिया के अंदर दिखती है 1915 के अंदर, दैट वाज मोहनदास करमचंद गांधी, ऑल्सो नोन एज महात्मा गांधी। गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट्स। इनका जो पहला सत्याग्रह मूवमेंट हमें देखने को मिलता है दैट वाज इन बिहार इन चंपारण। इसके बाद जॉइंड बाय जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद एंड वल्लभ भाई पटेल, जो अंत तक इंडिपेंडेंस तक जो है महात्मा गांधी जी के साथ ही रहे थे। एडवोकेटेड अ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल विच इज ऑल्सो नोन एज अहिंसा एंड सत्याग्रह। महात्मा गांधी के बारे में जो है ऑब्वियसली गांधीयन एरा में जो है उन्हीं की बात की जाएगी। फिलहाल यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और कौन कौन से इवेंट्स हमें देखने को मिले सेकेंड फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। तो वो था होम रूल मूवमेंट इन 1916। इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि एनी बिसेंट ने जो है मद्रास के अंदर इसकी नींव रखी थी और बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में होम रूल मूवमेंट की जो है वो स्थापना की थी। इट वॉज एम्ड फॉर सेल्फ रूल विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर के अंदर जो है स्वराज यानी सेल्फ रूल का कॉन्सेप्ट ये लोग चाहते थे, एनी बिसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। इट क्रिएटेड पॉलिटिकल अवेयरनेस अक्रॉस इंडिया। इस मूवमेंट के बाद जो है मासेस को पता चला स्वराज का मतलब, हर एक बच्चे बच्चे के दिमाग में जो है स्वराज ही जो है वो छप गया था आफ्टर द होम रूल मूवमेंट ऑफ 1916। इसके बाद लखनऊ पैक्ट भी हमें उसी साल देखने को मिलता है 1916 के अंदर। द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग यूनाइटेड टू डिमांड सेल्फ गवर्नेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने जो है हाथ मिला लिया वहां पर कि मिलकर लड़ेंगे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ। इट ब्रॉट हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर, द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916। इसके बाद हमें द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखने को मिलता है 1914 से 1918 के बीच में, और इंडिया का उसके अंदर क्या कंट्रीब्यूशन रहा चलिए यहां पे देखते हैं। ओवर 1.3 मिलियन इंडियन सोल्जर्स फॉट फॉर द ब्रिटिश एम्पायर इन यूरोप, Africa and the Middle East. Britain promised constitutional reforms in return but did not fulfill them after the war and it led to growing resentment among Indians. इससे पहले भी ब्रिटिश ने जो है काफी बार अपने promises ब्रेक किए थे और यहाँ पर इन्होंने कहा था कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इफ इंडियन सोल्जर्स जो है उनकी हेल्प करेंगे इस वॉर को सप्रेस करने के लिए तो वो जो है इंडिया को सेल्फ रूल का जो है वो अधिकार दे देंगे, बट उन्होंने ऐसा किया नहीं और इसीलिए जो है लोगों में उनके खिलाफ जो पहले ही हेट्रेड था वो और ज्यादा जो है वो बढ़ गया था। उसके बाद 1919 में हमें राउलेट एक्ट विच इज आल्सो नोन एज द ब्लैक एक्ट और द डेविल एक्ट देखने को मिलता है। 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जैसा कि जस्ट हमने बात की ब्रिटिश ने जो है अपने प्रोमिसेस फुलफिल नहीं किए, इंडियंस में जो है हेट्रेड हमें देखने को मिलता है, उस वजह से रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला, मास मूवमेंट्स देखने को मिले। उसको सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश राउलेट एक्ट लेकर आए। इसके अंतर्गत अलाउड द ब्रिटिश टू अरेस्ट इंडियंस विदाउट एनी ट्रायल, suspended civil liberties in India
एंड लेड टू नेशन वाइड प्रोटेस्ट। बिना किसी ट्रायल के जो है लोगों को पकड़ सकते थे ब्रिटिश, उनको अरेस्ट कर सकते थे, जिस वजह से जो है राउलेट एक्ट को द ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। और राउलेट एक्ट के अंतर्गत जो है एक बहुत ही इनह्यूमन प्रैक्टिस जो है अंजाम दी गई थी जनरल डायर के द्वारा 1919 के अंदर। दैट वाज द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। अप्रैल 13, 1919 के अंदर हमें देखने को मिलता है द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जनरल डायर ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू फायर ऑन अनआर्म्ड सिविलियंस इन अमृतसर। Over 1,000 people were killed or injured. Gandhi called for mass protests leading to the non-cooperation movement from 1920 to 1922. और जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद हमारा सेकेंड फेज जो है वो समाप्त हो जाता है और ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है टुवर्ड्स द गांधीयन एरा और द थर्ड फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। 1920 में इसका खात्मा होता है इस फेज का। आफ्टर माथ ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर हमें क्या देखने को मिला? इंडियन नेशनल कांग्रेस रेडिकलाइज्ड एंड मूव टुवर्ड्स मास मूवमेंट्स। कांग्रेस जो है अब तक चुप बैठी थी, बट आफ्टर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट वहां पर भी हमें रेडिकल नेशनलिज्म, एक्सट्रीम एंड वायलेंट केसेस हमें देखने को मिले मास मूवमेंट्स के अंदर। वहां से जो है एक अपसर्जेंस हमें देखने को मिला वायलेंस और रेजिस्टेंस में फ्रॉम द इंडियन फ्रीडम सोल्जर्स। Mahatma Gandhi launched the non-cooperation movement in 1920, marking the next phase of the Indian freedom struggle. तो ये जो है हमारे पहले दो phases के बारे में एक brief idea था. The first phase, which is also known as the moderate phase of the Indian nationalism, जहां पे हमने देखा कि gradually reforms की तरफ बढ़ रहे थे while accepting the British rule. But second phase से हमें स्वराज का concept जो है उभरता हुआ दिखाई दिया और they completely rejected the British rule which led to mass movements. तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ. हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, who advocated a moderate, gradual and inspirational approach to colonial rule through the Swadeshi movement? Options: A. Aurobindo Ghosh, B. Bal Gangadhar Tilak, C. गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर D. सुरेंद्र नाथ बैनर्जी. यहां पर ऑब्वियसली अगर हम देखें तो बाल गंगाधर तिलक और औरोबिंदो घोष तो हो नहीं सकते हो कि ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की कैटेगरी में थे. और यहां पर क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि मॉडरेट और ग्रेजुअल रिस्पॉन्स किसका था. तो यहां पे जो है हमें दो पॉसिबल आंसर्स दिखते हैं, दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, क्योंकि ये हमारे मॉडरेट फेज से जो है वो आते हैं. बट इसका सही आंसर जो है दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले. इन्होंने जो है एक मॉडरेट और ग्रेजुअल अप्रोच अपनाने की जो है वो सलाह दी थी बाल गंगाधर तिलक जी को स्वदेशी मूवमेंट के समय पर. तो सही आंसर होगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले. आगे बढ़ते हैं फिलहाल. इन विच एरिया ऑफ बिहार डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द सत्याग्रह मूवमेंट? ऑप्शंस: ए मुंगेर, बी सिवान, सी पटना, या फिर डी चंपारण. इसके बारे में जस्ट मैंने अभी बात करी कि 1915 में जब महात्मा गांधी जी आए थे उसके कुछ समय के बाद ही बिहार के चंपारण में जो है उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह मूवमेंट जो है इंडिया के अंदर निकाला था. उसका सही आंसर होगा डी चंपारण. आगे बढ़ते हैं फिलहाल. By whom was the decision taken to run a nationwide satyagrah in protest against the Rowlatt Act? Options: A. नेताजी सुभाष चंद्र बोस, B. महात्मा गांधी, C. बाल गंगाधर तिलक, या फिर D. एनी बेसेंट. इसका सही आंसर जो है दैट इज B. महात्मा गांधी. राउलेट एक्ट के खिलाफ सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने ही जो है सत्याग्रह करने की जो है वो बात की थी. तो सही आंसर जो है दैट इज ऑप्शन बी. आगे बढ़ते हैं फिलहाल. इन द ईयर 1908 प्रफुल्ला चाकी एंड हु एल्स थ्रू अ बॉम्ब ऑन अ कार इन विच they believed Kingsford, the popular judge of Muzaffarpur, was carrying. ये क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी 2022 में जो है वो पूछा जा चुका है. ऑप्शंस: ए खुदीराम बोस, बी श्यामजी वर्मा, सी पुलीन दास, या फिर डी जतिन मोहन. इसका सही आंसर जो है दैट इज ए खुदीराम बोस. खुदीराम बोस जी ने जो है प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर 1908 में किंग्सफोर्ड, उनको लगा कि किंग्सफोर्ड जो है उस गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, तो उस गाड़ी पे जो है उन्होंने बॉम्ब फेंक दिया था. और बहुत ही कम आयु के अंदर जो है इन्हें फांसी की सजा जो है वो सुना दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा. हमारे यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर्स में से एक हैं
खुदीराम बोस जी। इनके बारे में जो है हम बात करेंगे डिटेल में इन द गांधीयन एरा। फिलहाल यहां पे आगे बढ़ते हैं। Who established अभिनव भारत a secret society of revolutionaries in 1904? इसके बारे में भी जो है हम बात कर चुके हैं, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जब हम बात कर रहे थे, अनुशीलन समिति एंड द अभिनव भारत के बारे में। फिर भी ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। ए प्रथम नाथ मित्र, बी मदन लाल ढींगरा, सी वी डी सावरकर, या फिर डी रामनाथ पुरी। इसका सही आंसर अब तक शायद आपने गेस भी कर लिया होगा, दैट इज विनायक दामोदर दास सावरकर। इन्होंने जो है अभिनव भारत नाम की सीक्रेट सोसाइटी की जो है वो स्थापना की थी अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following events were last in chronological order during the Indian freedom struggle? Options: A. Home Rule Movement, B. सूरत स्प्लिट, सी स्वदेशी मूवमेंट, या फिर डी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। काफी इजी क्वेश्चन है आपका। अगर वैसे भी हम देखें 1916 में हमें देखने को मिलता है होम रूल मूवमेंट, 1907 में द सूरत स्प्लिट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट्स, स्वदेशी मूवमेंट हमें 1905 में देखने को मिला आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, एंड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स द इंडियन काउंसिल्स एक्ट हमें 1909 के अंदर देखने को मिला। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे लेट जो है हमें होम रूल मूवमेंट देखने को मिला, इसीलिए इसका सही आंसर भी जो होगा दैट इज ए होम रूल मूवमेंट। काफी सिंपल क्वेश्चन, आप आराम से जो है ये सॉल्व कर पाएंगे। बीपीएससी के 2023 में जो है ये पूछा भी जा चुका था। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। Which revolutionaries were hanged in the काकोरी ट्रेन रॉबरी केस? बीपीएससी 2019 में जो है ये पूछा जा चुका है। हालांकि ये जो केस है हमें थर्ड फेज के अंदर देखने को मिलता है। 1925 में हमें काकोरी ट्रेन रॉबरी केस देखने को मिला था। फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शंस। ए वीर सावरकर एंड वासुदेव चापेकर, बी प्रफुल्ल चंद्र चाकी एंड खुदीराम बोस, सी राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाक उल्ला खान, या फिर डी सूर्य सेन एंड उधम सिंह। ऑब्वियसली आपने आंसर भी अब तक गेस कर लिया होगा। काफी इंपॉर्टेंट और काफी फेमस जो है ये इवेंट रहा है हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाक उल्ला खान जी ने जो है काकोरी ट्रेन रॉबरी केस जो है उसको अंजाम दिया था, और उसके बिना पर इन्हें फांसी की सजा भी जो है वो सुनाई गई थी। इनके बारे में और इस काकोरी ट्रेन रॉबरी केस के बारे में पूरी डिटेल के अंदर हम अगली क्लास में गांधीयन एरा के दौरान जो है वो बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वॉज स्टार्टेड बाय बहरुद्दीन त्याबजी एंड फिरोज शाह मेहता इन ऑप्शंस ए 1889, बी 1896, सी 1900, या फिर डी 1885। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जिस साल कांग्रेस का गठन हुआ था उसी साल ये भी जो है इसकी भी स्थापना कर दी गई थी। तो इसका सही आंसर जो होगा दैट इज डी 1885। काफी सिंपल था ये वाला भी। आगे बढ़ते हैं। Which revolutionary murdered Curzon while in 1909? Options: A. उधम सिंह, B. वीर सावरकर, C. मदन लाल ढींगरा, या फिर D. रास बिहारी बोस। कर्जन वाइल को जो है 1909 के अंदर लंदन के अंदर असैसिनेट किया गया था बाय मदन लाल ढींगरा जी। इसका सही आंसर होगा सी मदन लाल ढींगरा। हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का। इन विच ईयर वॉज द लखनऊ पैक्ट साइंड? काफी सिंपल, हम बात कर चुके हैं जिसके बारे में कुछ देर पहले। अब तक आपने आंसर भी गेस कर ही लिया होगा, फिर भी देख लेते हैं ऑप्शंस। ए 1920, बी 1914, सी 1910, या फिर डी 1916। ऑब्वियसली सही आंसर जो है इसका दैट इज डी 1916। 1916 में हमें दो मेजर इवेंट्स देखने को मिले। फर्स्ट वाज द होम रूल मूवमेंट बाय एनी बिसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक जी, and the second was the Lucknow Pact between the Indian National Congress and the Muslim League for a unification। तो आज के 10 क्वेश्चन जो हैं वो समाप्त हुए। आज हमने बात की अबाउट द फर्स्ट 2 phases ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। द फर्स्ट फेज वाज डेडिकेटेड टुवर्ड्स द मॉडरेट नेशनलिज्म, एंड इन द सेकेंड फेज वी सॉ द राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म। इसके बाद अगली क्लास में हम बात करेंगे अबाउट द गांधीयन एरा which spanned from 1919 to 1947। उसके बाद बात होगी पार्टीशन, और फिर एंड में
हमारा जो इंडियन हिस्ट्री का आखिरी टॉपिक होगा दैट विल बी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। तो बात करेंगे इन सब के बारे में अगली क्लासेस के अंदर। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।